ठीक है, समझ आया या नहीं आया आपको? हाँ या ना में जवाब दें, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया गलती सर। तो नहीं करोगे अब ऐसी? सर। नो सर। सर। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन वो वाला कर लेते हैं जबकि इंटेंसिटी सेम ना हो, वो भी प्रैक्टिस हो जाए। लिखो, द विड्थ ऑफ वन ऑफ द टू स्लिट इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर स्लिट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, स्टार लगा लेना। ये सब बहुत वर्थ क्वेश्चन है, ये एकदम से पहले किए हो और आए तो बहुत आनंद मिलता है अपने को। तो लिखो, the width of one of the two slits in a Young's double slit experiment is 3 times that of the other slit. दूसरी स्लिट का 3 टाइम है एक की चौड़ाई, ठीक है? 2 स्लिट्स हैं अलग अलग चौड़ाई की। अब बताऊंगा इससे क्या होता। Assuming that the amplitude of light coming from a slit is proportional to slit width. अरे assume नहीं, होता ही यही है। जो स्लिट की चौड़ाई होती है ना, ये स्लिट है, ये स्लिट की चौड़ाई है, इससे निकलने वाली वेव का एम्पलीट्यूड स्लिट की चौड़ाई का स्क्वायर के बराबर होता है। एम्पलीट्यूड स्लिट की चौड़ाई का, अच्छा इसमें क्या दे दिया? अच्छा इसमें चेंज कर दिया, इसमें लिखा assuming that the amplitude of light coming from a slit is proportional to slit width। ये proportional दे दिया, इंटेंसिटी इसके स्क्वायर के बराबर हो जाए, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। देखो क्या रिलेट करा दिया उसने, क्या रिलेट करा दिया कि एक स्लिट थोड़ी कम चौड़ी है, एक थोड़ी ज्यादा चौड़ी है, तो क्या सेम एम्पलीट्यूड वाला केस होगा ये? हाँ ना में जल्दी जवाब मिलना चाहिए। नहीं होगा, एक की चौड़ाई उसकी 3 गुनी है, तो अगर एक का एम्पलीट्यूड हम a लेंगे, दूसरे का 3a लेना पड़ेगा या नहीं? हाँ ना जल्दी। सर प्लीज Yes, एक बार sir. लाइन रिपीट कर दीजिए, लास्ट वाली। मैंने बोला कि ऐसा assuming that the amplitude of the source is proportional to slit width। स्लिट का जो चौड़ाई है वो उसके एम्पलीट्यूड उसके प्रोपोर्शनल है। तो अगर एम्पलीट्यूड मान लेते हैं एक स्लिट d की है तो दूसरी 3d की हो जाएगी, ठीक? तो एक का एम्पलीट्यूड अगर इसका 3a हो जाएगा, अगर इसका a है। बताओ समझ में आया? और इंटेंसिटी, अगर इसकी इंटेंसिटी बोले तो वो 9i हो जाएगी, अगर इसकी इंटेंसिटी i है, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ये समझ आई बात? यस सर। ठीक है, हाँ सर। चलो भाई। हाँ सर। अब वो कह रहा है मैक्सिमा और मिनिमा खेलो, ठीक? बताओ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा? a प्लस 3a, 4a होगा। मिनिमम एम्पलीट्यूड 3a माइनस a, 2a होगा। होगा या नहीं? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो अब आई मैक्स इज टू आई मिन भी निकाल लेते हैं। आई मैक्स कितनी है? 9i। आई मिन, आई, आंसर आ गया 9। अरे बताओ ऐसा क्वेश्चन कर लिया करेंगे या नहीं? यस सर, कर लेंगे। और मान लेते हैं किसी पॉइंट पे, इसी में एट अ प्लेस जहां डेल्टा 5 पाई बाई 3 है, पाई बाई 6, हाँ पाई बाई 3 है, तो वहां का क्या होता है? इसका फॉर्मूला याद रखो, क्या था? सेम वाला नहीं था, इसका था, वो मत लगा देना, I1 स्क्वायर, क्या था इसका? I1 प्लस I2 2 अंडर रूट I1 I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस डेल फाई। बच्चों मुर्दा मत बनो, जिंदा बनो। ये क्वेश्चन आ जाएगा
तो उससे नहीं करना है 4i0, क्योंकि वहां सेम इंटेंसिटी, यहाँ स्लिट की चौड़ाई अलग अलग कर दी, बताओ इंटेंसिटी अलग अलग हो गई। और अगर ऐसा हो गया तो एक है i, एक है 9i, एक है 2, रूट में 9i करेंगे तो 3i, और एक में करेंगे √3 और एक में 1i, तो √i cos डेल्टा फाई कितना होता है पाई बाई 3 होता है 60, 30 हो जाएगा 1/2, cos 60 sin 30 होता है 1/2 हो जाएगा। तो अब इंटेंसिटी देखो कितनी आ गई, i 9i 10i हो गई, और इधर देखो 3i और आ गई 9 10 और ये 13i हो गई। तुम पगलाना मत सर 4i होती थी, अरे 4i तब होती थी जब दोनों की i और i हो। अब एक की 9i है, एक की i है, बहुत अंतर है। तो इस फॉर्मूले से आएगी तो आंसर 13i। अरे बोलो आंसर आया? हाँ सर। Yes, sir. क्या आप पकड़ बना पा रहे हैं YDSE के कॉन्सेप्ट पे? हाँ सर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी कराए 3, जितने स्टार लगाने हो लगा लो, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक, ठीक, अब लिखो फ्रिंज पैटर्न शिफ्टिंग इन YDSE। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि अभी तो मैंने आपको स्टैंडर्ड YDSE दे दिया, स्टैंडर्ड बिल्कुल जो बुक में है NCERT का YDSE। लेकिन फिजिक्स के मामले में एक बात है, बोलते हैं NCERT आती भी है और NCERT नहीं भी आती। तो मैं बोलूं, क्लियर कर दूं इस थॉट को, 50 पेज है NCERT में जिनसे थ्योरी पढ़ लो तो वो आती है बिल्कुल, 10-12 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मॉडर्न फिजिक्स में अकेले 40 पेज है, और 10 पेज पूरी फिजिक्स में, कहीं थोड़ी सी साइक्लोट्रॉन के बारे में, कहीं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कहीं सरफेस टेंशन में है, वो सब टिक होएगा आपको। लेकिन अभी वो समय नहीं आया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन अभी आप एंजॉय करो शीट में, उसके पीछे का रीजन ढूंढो, गूगल करो, कुछ करो, उसके नोट्स बनाओ जो मैं आपको शीट्स दे रहा हूँ। अच्छा, शीट्स का लेवल कैसा लगा जल्दी बताओ मुझे। हाँ सर, अच्छा था। Yes, sir. आपको खुश करने के लिए शीट्स नहीं बनाई गई हैं, आपकी कमियां दूर करने के लिए शीट बनाई गई है। क्वेश्चन चुन चुन के रखे गए हैं, इवन वो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन क्यों कराता हूं? हो सकता है कई क्वेश्चन उसमें जेईई मेन के भी होंगे, कई क्वेश्चन AIEEE के होंगे, कई क्वेश्चन BHU के हैं, कई क्वेश्चन एम्स के हैं, लेकिन कौन से हैं? वो सारे क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं नीट के कॉन्सेप्ट के आसपास है। इसी कारण मेरे शीट से क्वेश्चन एज इट इज आता है। बताऊं क्यों? आजकल के इस वर्ल्ड में वेयर वर्क फ्रॉम होम इज गोइंग ऑन, और कोई भी अब इतना पेन नहीं लेना चाहता कि एक बार क्वेश्चन फ्रेम करे नीट में। हाँ, जेईई एडवांस में होता है बिल्कुल, लेकिन ये जो NTA वाले लोग हैं, मैं बता दूं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मतलब ये एक बड़ी बात हो जाएगी अगर मैं भी रिवील कर दूंगा कि मैं क्या जानता हूं। ये NTA वाले जो लोग हैं, इस पेपर को बहुत सिंपली कहीं ना कहीं से उठाते हैं, लिटरली सब कुछ आपके कॉन्टेक्स्ट में। तो कहां से उठाएंगे? बेस्ट तरीका क्या है? आज तक सारे ब्रेन्स, पूरे इंडिया के ब्रेन्स लग के उन्होंने क्या बनाए? पेपर्स बनाए ना। उनका ब्रेन कहाँ मिलेगा आपको एक साथ सबका? तो सबका ब्रेन जितने प्रीवियस लोग काम करके चले गए वो कहाँ मिलेगा आपको? उन पेपर्स में। तो मैं वही क्रैक करता हूँ। थ्योरी मैंने मेरी पढ़ा दी, आपको उस लेवल के कॉन्सेप्ट दिखने लगे। अब क्वेश्चन अगर मैं ऐसे कराऊं जो नीट के आसपास हो, और अगर आप वो करो तो आप क्या बोलोगे पता है एग्जाम में? सर ये आपने कराया था। ये अब तो सब रिकॉर्ड होता है, तो ये रिकॉर्डिंग भी देखना, जब इंटेंसिटी का क्वेश्चन वहां पे आएगा तो इन 3 में से कोई एक हो। तो इसलिए जो आपको शीट दी जा रही है, इट इज वेरी क्लोज टूवर्ड्स योर नीट पेपर। हो सकता है कभी कभी फिजिक्स में रेपिटेशन होता नहीं, पर हो सकता है 10 क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाए पेपर के, एज इट इज। मॉडर्न में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और जगह की बात। तो जितनी शिद्दत से पढ़ सकते हो, जितनी शिद्दत से लगा सकते हो चीजों को, करना शुरू करो, क्योंकि ये आपके पास अब आखिरी चांस है जहां आप मेहनत करके मेडिकल कॉलेज के अंदर, और नहीं मेहनत करोगे तो यहीं पढ़े रहोगे, फिर कोचिंग ढूंढोगे इधर उधर। ठीक, और होना कुछ नहीं है, जिस साल भी आप सिलेक्ट होगे उस साल आप आखिरी के 2 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे दुनिया में कहीं पढ़ लो। ठीक, तो अपने को ये बात ध्यान देनी है।
कि हमें कैसे करना है। तो आई जो यहाँ पे तो क्वेश्चन आ गया आई। अब आपको क्या कराने जा रहा हूं अब मैं वेरिएशन केसेस कराने जा रहा हूं, क्योंकि YDSE है भी सिलेबस में और उसके स्टैंडर्ड केस से हटके क्वेश्चन आता है। बच्चा स्टैंडर्ड केस के रिजल्ट लगा के आ जाता है, बच्चे का क्वेश्चन गलत हो जाता है, उनका मोटिव सिद्ध हो जाता है। तो अगर हम 3-4 जो वेरिएशन वाले केसेस हैं उन्हें कर लें तो देखते हैं क्या मिलेगा। यूनिट डायमेंशन की भी शीट आ गई है, कर ली होगी क्या आप लोगों ने? कुछ बच्चों ने भेजी थी मुझे हाँ करके। सर। यस सर। मजा आया? बोलोगे सर इजी थी। अरे तो हाँ इजी भी सर। तो क्वेश्चन हाँ आता है सर। तुम्हारे। कितने लोग को लग रहा है ये 40 दिन चल गया प्रोग्राम तो वो 100 क्रॉस कर जाएंगे? कमेंट करें। कितने लोग को ये विजन दिख रहा है? क्योंकि जब तक आपको विजन नहीं देगा पढ़ाई नहीं करोगे। फिजिक्स के लिए मोटिवेट करना है। अगर 40 दिन ये शीट का प्रोग्राम चल गया तो आप 100 क्रॉस कर जाओगे। नो वन कैन स्टॉप यू, कोई नहीं रोक पाएगा आपको, और चलेगा ये। मेरे पास आपकी 40 शीट्स रेडी। हाँ, अगर मुझे कभी आपकी ढिलाई दिखी मैं शीट रोक दूंगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, याद रखना। जैसे ही आए 1-1.5 घंटे बैठ के उसको करके ग्रुप पे डालो, जो क्वेश्चन नहीं हुए उसको डिस्कस करेंगे अपन। हाँ बच्चों, चलो भाई, है ना, मैं आगे की प्रोसीडिंग करता हूं। 1 मिनट। Sir, need preparation. जी sir. हाँ जी बच्चों, तो अब मैं कह रहा हूं कि मैं आपको वो वाले केसेस कराने जा रहा हूं जो 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 क्या होते हैं YDSE से अलग। वेरिएशंस इन YDSE। ओके सर, कोई इसे क्या होता है? पहला वेरिएशन बताएं। पहला वेरिएशन है फ्रिंज पैटर्न शिफ्टिंग। है सर, ऐसा कुछ है? जी हाँ सर, कैसे अचीव करते हैं? इधर देखो, टिक 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 टिक। अरे मिरर नहीं है भाई, स्क्रीन है। मतलब इसका मतलब है अब हो सकता है सेंट्रल मैक्सिमा कहीं और बन जाए, ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाए। ठीक सर, इसको अचीव कैसे करते हैं? ये देखो, हाँ ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है एयर में। S1 S2 दो सोर्सेज है, सब कुछ सेम, D सब कुछ है ना, ये है D। अभी अपना सेंट्रल मैक्सिमा यहां बन रहा था। अब हमने क्या किया, एक स्लिट के सामने एक ट्रांसपेरेंट किसी मीडियम की T थिकनेस की और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या लगा दी? प्लेट, ग्लास स्लैब। स्लैब। क्या लगा दी? स्लैब लगा दी। अब देखो जरा, अब तुम खुद बोलोगे। देखो सेंट्रल मैक्सिमा की प्रॉपर्टी क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा उसे बोला जाएगा, सुन लेना, वो सेंटर पे बनेगी, ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है बिल्कुल भी। सेंट्रल मैक्सिमा उसे बोला जाएगा YDSE में जहां पे दो वेव जब मिले
तो उनका पाथ डिफरेंस और उनका फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। वो बने, वो सेंटर पे बने या कहीं और बने, कहा क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या है? कंडीशन है जब वो मिलके सेंट्रल मैक्सिमा भी 0 बनाए तो ध्यान देना वहां पे क्या होना चाहिए? फेज डिफरेंस 0, पाथ डिफरेंस 0। फर्स्ट मैक्सिमा बनाए लैम्डा और 2 पाई, लैम्डा क्या? पाथ डिफरेंस, 2 पाई क्या? फेज डिफरेंस। या B3 3 लैम्डा, ठीक, या 6 पाई, ठीक, 6 पाई, ठीक, वो पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई चलता है, ठीक है, 0 पाई 2 पाई तो इस तरह चलता है। तो B0 की क्या प्रॉपर्टी? अच्छा बताओ, जब ये वेव, जब ये पट्टिका यानी स्लैब नहीं थी तब इससे चलने वाली वेव यहाँ पहुंच रही थी और इससे चलने वाली वेव यहाँ पहुंच रही थी, इससे चलने हाँ, वाली सर। वेव यहाँ पहुंच रही थी। क्या बन रहा था? क्या 0 पाथ डिफरेंस था? हाँ ना, जल्दी जल्दी बोलना है आपको, जल्दी जल्दी। यस सर। अब क्या हो गया बताओ? S1P ज्योमेट्रिकली देखने में सेम लग रही है, S2P ज्योमेट्रिकली सेम लग रही है, पर यहां देखो S1P ग्रेटर रहेगी S2P से ऑप्टिकली। बताओ सही है या नहीं? जल्दी से बोलना है आपको, यस क्योंकि सर। यहाँ पे एयर है, यहाँ पे उतनी पट्टिका एयर की मान लेते हैं, तो टी, तो ये टी ही चलेगी, लेकिन ये म्यू टी चलेगी। इसका पाथ इसके अंदर ऑप्टिकली म्यू टी और इसका टी, तो बाकी सब सेम, इधर उधर तो सब सेम, सब एयर में चला है, लेकिन अलग अलग मीडियम में होने के कारण लीड मिल गई पहली वाली को। कितनी लीड मिल गई? जब ये म्यू टी चली तब ये टी चली, तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? S1P माइनस S2P इज नथिंग बट म्यू टी माइनस टी। तो यहाँ पहुंचते समय क्या डेल्टा एक्स अपने को सेंटर पे पहुंचते समय क्या म्यू टी माइनस टी मिला, यानी कि नॉन जीरो मिला? Yes, हाँ sir. या ना? नॉन जीरो मिला तो क्या यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी? नहीं। नहीं बनेगी। अच्छा, कौन सी वेव ज्यादा चल गई? ऊपर वाली की नीचे वाली? ऊपर वाली की नीचे वाली? ऊपर वाली। ऊपर वाली ज्यादा चल गई, तो ऊपर वाली अगर ज्यादा चल गई है तो अब मुझे बताओ कि वो B0 किधर गई होगी? यहां से तो हट गई, क्योंकि यहाँ पे पार्ट डिफरेंस, किधर गई होगी? ऑप्शन देता हूं, सोचना, सोच सोच के बोलना, जितना सोच सोच के बोलते हो कॉन्सेप्ट तुम्हारे रट जाते हैं। या तो B0 इधर आ गया होगा, B0 एक ही होता है, ठीक, एक ही जगह जाएगा कहीं, तो आप सोच के बताओ कि कहां जाएगा। ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे? कांच की प्लेट S1 के सामने लगाई, ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे? कोई बोला नीचे, पीयूष पांडे जी बोले नीचे। अच्छा जी, जरा पीयूष पांडे भाई साहब आप ज्योमेट्रिकली नीचे पे दोनों वेव भेजिए। पीयूष पांडे जी के हिसाब से अगर हम अपनी वेव इधर भेज दें, टिडिंग और टिडिंग, अब तो इसके पास डबल लीड हो गई। एक तो इसकी लंबाई भी ज्यादा दिख रही, नीचे वाली वेव पहले ही कम चली थी, ऊपर वाली लीड की थी ना, क्योंकि उसके पास पट्टी थी। अब इसके पास लेंथ भी ज्यादा है और पट्टी भी है, इसको तो डबल मार पड़ गई। तो कभी भी नहीं, यहाँ पे इस केस में कभी भी नीचे जाएगा क्या? भाई सेंट्रल मैक्सिमा बनाने के लिए दोनों को सेम चलना चाहिए। ये जिसके पास ये पट्टी होती है वो लीड ले लेती है पाथ में, काय में? पाथ में लीड ले लेती है। तो पाथ में अगर ये लीड लेगी, तुम नीचे जाओगे तो ये और लीड ले लेगी, तो कभी दोनों बराबर होंगे नहीं, तो डिफरेंस कभी 0 होगा नहीं। द ओनली मेथड जहां की इस केस में जिधर पट्टी लगी है, जिधर पट्टी लगी है, जिधर क्या लगी है, जिस स्लिट के सामने, उसको कम चलाना है, और जिधर पट्टी नहीं लगी उसको ज्यादा चलाना है। तो अब ज्योमेट्रिकली क्या लग रहा है? देखो ज्योमेट्रिकली देखो क्या लग रहा है, बहुत ध्यान से देखो। ज्योमेट्रिकली लग रहा है नीचे वाले ने लीड ले ली कि नहीं ज्योमेट्रिकली, लेकिन Yes, ऑप्टिकली sir. उतनी ही लीड ऊपर वाले ने ले ली। तो ज्योमेट्रिकल लीड नीचे वाले की और ऑप्टिकल लीड ऊपर वाले की हो गई बराबर। अरे यार, Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। तो यहां चांसेस है कि ये S अमाउंट से सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। वो S अभी निकाल लेंगे, डोंट वरी, बट ये सेंट्रल मैक्सिमा है तो टोटल पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0. 0। 0.
0 होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसकी 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 ऑप्टिकल लीड म्यू टी माइनस टी और इसकी ज्योमेट्रिकल लीड वही डी साइन थीटा जो कि था डी। अब देखो वाई वाई आया, वाई की जगह शिफ्टिंग एस आ गई, डी एस बाई डी। किसी को ऐतराज है? अरे यार, कल हमने ये पढ़ा था डी साइन थीटा इज इक्वल टू डी टैन थीटा, टैन थीटा इज वाई बाई कैपिटल डी। तो ये तो कल वाली बात है। ज्योमेट्रिकल लीड इसकी दिख रही है और ऑप्टिकल लीड इसकी दिख रही है। इतनी जितनी इसने ऑप्टिकल लीड ली उतनी अगर वो ज्योमेट्रिकल लीड लेके बराबर कर जाए तो दोनों ने कोई लीड नहीं ली, कोई लीड नहीं ली तो कहां मिलेंगे? सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा वहां पे। तो वाई की जगह केवल एस आ गया। तो क्या मैं कह सकता हूं? डी एस बाई डी इज नथिंग बट म्यू टी माइनस टी। एस इज म्यू माइनस 1t कैपिटल डी बाई डी। कोई पूछे किस अमाउंट से शिफ्ट हो गया और किस तरफ हो गया? अरे मुझे बताओ, समझ आ रहा है या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? आ रहा है sir, आ रहा है। हाँ ना बोलो यार, यस सर आ हाँ, रहा है। इतना sir, टाइम क्यों लेते हो? समझ आ गया? तो दोनों ही लीड, एक को मत करा देना, एक को ऑप्टिकल एक को ज्योमेट्रिकल। और सेंट्रल मैक्सिमा के लिए है ये। किसके लिए है? सेंट्रल मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स 0। अगर यहाँ पे बोलता है कि फर्स्ट ब्राइट के लिए, फर्स्ट ब्राइट तो ये चीज कितनी होती? लैम्डा। सेकेंड ब्राइट ये चीज कितनी होती? 2 लैम्डा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कितना है ये। मीटिंग को रिज्वाइन करें, तब आएगा मजा। जल्दी से करें, बहुत क्विक।